हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो वी आर डूइंग पंजाब पीसीएस करंट अफेयर्स। हम जो पॉलिटी सेक्शन कर रहे हैं उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वो है पार्लियामेंट एंड जुडिशरी। इसमें से क्वेश्चन आने के बड़े चांसेस हैं और एक टॉपिक हमेशा जो इंपॉर्टेंट रहता है वो आता है डिक्लाइन इन पार्लियामेंट फंक्शनिंग, और एक आता है पेंडेंसी ऑफ केसेस इन जुडिशरी या रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन इंडियन जुडिशरी क्यों नहीं है, कैसे स्टेप लेने चाहिए, या पार्लियामेंट्री कमिटीज। तो दीज 5-6 टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये एवरग्रीन टॉपिक्स हैं, हमेशा न्यूज में रहते हैं। तो लेट्स फर्स्ट डू अ पार्लियामेंट एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट जुडिशरी। पहला आता है क्वेश्चन, दैट इज अ डिक्लाइन इन पार्लियामेंट्री प्रोडक्टिविटी। सेम थिंग, पार्लियामेंट की एफिशिएंसी क्यों कम हो रही है, उसके रीजंस क्या हैं। पहले हमारे पास ये फैक्ट्स होने चाहिए कि डिक्लाइन हो रही है, सो दैट व्हेन यू राइट इंट्रोडक्शन इट शुड बी वेरी फैक्चुअल रेदर देन कि आप बस वैसे ही अपने जनरल वर्ड्स में लिख दें कि हाँ प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, बिल पास नहीं हो रहे, कितने नहीं पास हुए, कितने पास हुए, कितना टाइम पीरियड कम हुआ। एग्जैक्ट डाटा इज इंपॉर्टेंट और दैट कैन बी मेंशन्ड बाय मेंशनिंग द रिपोर्ट, दैट इज पीआरएस रिपोर्ट। लोकसभा फंक्शनिंग एट 88% एंड राज्यसभा 73% ऑफ शेड्यूल्ड टाइम। जितना टाइम एलोकेट है, और पहली बात है टाइम एलोकेट ही कम होता है और ऊपर से जितना होता है उसका भी 88 एंड 73%। इट शोज 17th लोकसभा वर्कड इन दैट सेंस। फिर आता है 18th लोकसभा। अब देखेंगे एवरेज सिटिंग डेज डिक्लाइंड फ्रॉम 28 इन 2017 टू 20 इन 2018। 11 states met Article 174 requirements through short sessions of 1 to 2 days. As per Constitution, there cannot be a gap of 6 months or more between two sessions. वो पार्लियामेंट के केस में भी वैलिड है और स्टेट के केस में वैलिड है। स्टेट्स बस उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए 1-2 दिन के लिए मिल लेती हैं। अगर आप एवरेज देखेंगे वो बहुत ही कम हो रहा है, 28 to 20 days। इट इज टॉकिंग अबाउट स्टेट का डिक्लाइन, ऊपर वाला है पार्लियामेंट का डिक्लाइन। और 18th लोकसभा की प्रोडक्टिविटी बात करें, प्रोडक्टिविटी फर्दर ड्रॉप्ड टू 54.5 एंड 40% फॉर लोकसभा एंड राज्यसभा रिस्पेक्टिवली। 18 लोकसभा विंटर सेशन की बात हो रही है, विंटर 2024 की, और ये बात हो रही है 17th लोकसभा की, और ये बात हो रही है स्टेट के डिक्लाइन की। अभी बहुत सारी स्टेट्स में अराउंड 8 स्टेट्स और यूटीज में डिप्टी स्पीकर की पोस्ट खाली पड़ी है, जैसे कि डिप्टी स्पीकर इन लोकसभा इज आल्सो वेकेंट, सेम इज विद दिस। और दूसरा लिमिटेड डिबेट हो रही है। 51% ऑफ बिल्स इन स्टेट असेंबलीज पास इन अ डे, ओनली 4% सेंट टू कमिटीज, एवरेज ऑफ स्टेट्स। और लास्ट, डिले इन एसेंट टू बिल्स इन 2024, 18% of bills took over 3 months to receive assent. That is an important point. अब इन पार्लियामेंट्री प्रोडक्टिविटी की डिक्लाइन के कारण, जो या स्टेट के डिक्लाइन के कारण फॉर दैट मैटर, इफ यू हैव दीज फैक्ट्स इन योर आंसर कॉपी, द आंसर विल गिव यू विल फेच यू मोर मार्क्स। तो ट्राई करें, इनको लिखें। अब आता है रीजंस फॉर द डिक्लाइन इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ पार्लियामेंट। इसमें 5 की इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। एक तो इंपॉर्टेंट है सर कि डिसरप्शंस बिकॉज ऑफ कंट्रोवर्शियल नेशनल और रीजनल इश्यूज। फॉर एग्जांपल हिंडनबर्ग कंट्रोवर्सी थी, या आजकल चल रहा है जो इप्स्टीन फाइल्स वाला केस है। तो दीज आर कंट्रोवर्शियल नेशनल और रीजनल इश्यूज which created a disruption in the parliament. फिर आता है opposition grandstanding. Opposition uses parliament as a kind of a platform to raise their publicity, और उसके कारण disruption is the best manner for them. पर इससे पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। एंटी डिफेक्शन लॉसेस, as per 52nd amendment, constitutional amendment 1985, MPs have to take the stand as per the decided by the whip of the party. तो जब whip ने डिसाइड कर लिया है तो फिर एमपीज का अपना इंडिविजुअल माइंडसेट, इंडिविजुअल थिंकिंग मैटर नहीं करती है, तो दे डिबेट्स की कोई वैल्यू रह नहीं जाती है। द डिबेट्स आर ऑन पार्टी लाइंस रेदर देन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट द एमपीज थिंक इन देयर ओन वे। अब आता है नेक्स्ट इज, ये है हमारे कुछ इश्यूज, दे आर सब्सटेंटिव इश्यूज, एंटी डिफेक्शन लॉ, आउटस्टैंडिंग इश्यूज एंड ऑपोजिशन की ग्रैंड स्टैंडिंग। अब इसके कारण कुछ स्ट्रक्चरल रीजंस भी हैं। एक ये है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब जितनी पॉलिटिकल पार्टीज बढ़ रही हैं, रीजनल पार्टीज आर आल्सो गेनिंग स्पेस। As you know, Prashant, as Yogendra Yadav once said, there is a democratic upsurge in India after the OBC reservation, because now political parties are coming on the lines of caste. इनसे लोअर कास्ट को डेमोक्रेटिक एडवांटेज मिला है, इससे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी बनी हैं। पर जैसे जैसे पॉलिटिकल पार्टीज बन रही हैं, डिबेट का टाइम कम हो गया है, पर मेंबर टाइम कम हो जाएगा, बिकॉज टाइम तो उतना ही था,
मैम पार्टीज बढ़ गई हैं तो मेंबर्स का टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके कारण बहुत सारे इशू अनलिस्ट रह जाते हैं, उसके कारण फिर क्या होती हैं, डिसरप्शन स्टार्ट हो जाती हैं। इफ यू डोंट गिव enough time to MPs to discuss their concerns, they are going to use the disruption as a method to put their own views. अगला आता है parliamentary framework lacks time limits for business leading to delays. अब एक चीज ये देखें, पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है कि आपके मेंबर्स जो हैं हाउ प्रोडक्टिव दे आर एज वेल एज हाउ एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली दे आर पार्टिसिपेटिंग इन पार्लियामेंट। एक तो पार्लियामेंट के सेशन को डिसाइड कौन करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और कब करना है ये भी बहुत जल्दी बताया जाता है, मतलब बहुत ही कम दिन पहले बताया जाता है। द चार्ट इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द होल ईयर और फॉर 5 years। तो एमपीज कैन नॉट डिसाइड कि भाई इस टाइम मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का चीज इंपॉर्टेंट है या पार्लियामेंट में आना इंपॉर्टेंट है। तो एमपीज एब्सेंट भी रहते हैं, और जो एमपीज हैं वो हमारा पार्लियामेंट्री फ्रेमवर्क है, वहां पे कोई डिफाइंड टाइम लाइन नहीं है कि इस टाइम पीरियड में ये होना चाहिए। इट इज ऑल अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पीकर, दैट्स व्हाई इट लीड्स टू मोर डिसरप्शन इन द हाउस। उसके बाद आता है इंप्लीकेशंस क्या हैं। तो सबसे बड़ी इंप्लीकेशन है, इट लूजेस द ट्रस्ट ऑफ द पीपल ऑन डेमोक्रेसी। पीपल लूज ट्रस्ट ऑन डेमोक्रेसी। अगर वो चला गया तो काम खत्म। दूसरा, ईच मिनट ऑफ पार्लियामेंट कॉस्ट 2.5 लाख और 133 करोड़ रुपए लगे हैं 2021 में जो लॉग जैम हुआ था। इट मींस द एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर इज वेरी हाई, पब्लिक ट्रस्ट कम हो जाता है, डिसरप्शन, रिड्यूस डिबेट टाइम। अब जब पार्लियामेंट में डिसरप्शन होंगी, डिबेट नहीं होंगी, तो बिल ऐसे ही पास हो जाएंगे। जब बिल ऐसे ही पास हो जाएंगे तो बिल कहां जाते हैं, फिर ऑपोजिशन यूजेस द जुडिशियल रूट टू चैलेंज द बिल्स। जो बिल पार्लियामेंट में पास होने चाहिए थे, जहां पे जुडिशरी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए था, नाउ जुडिशरी इज बिकमिंग अ इंपॉर्टेंट प्लेयर, बिकॉज आजकल एवरी बिल इज गोइंग टू द जुडिशरी, बिकॉज ऑपोजिशन को है कि हमारी बात ही नहीं सुनी गई। बिकॉज डिसरप्शन हो रही है तो डिबेट्स नहीं होंगी, कंस्ट्रक्टिव डिबेट्स नहीं होंगी, तो लोगों का ट्रस्ट नहीं बनेगा। ऑपोजिशन विल चैलेंज दो बिल्स इन जुडिशरी, चाहे वो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल हो, चाहे वो मान लो आप इलेक्शन कमीशन को जो अपॉइंटमेंट करने वाला प्रोसेस चेंज किया गया हो, कोई भी चीज हो वहां चैलेंज की जाती है। अब आता है नेक्स्ट हमारा इन चीजों को लेके एक टॉपिक आता है, मेजर्स टू एड्रेस पार्लियामेंट्री डिसरप्शन। तो पहला तो एक चीज फिक्स है, स्पीकर को लेके इशू आता है कि स्पीकर इज लाइक ऑफ अ रूलिंग पार्टी। अगर वो रूलिंग पार्टी का है तो ट्रस्ट नहीं बन पाता है कि इज द स्पीकर फेवरिंग द रूलिंग पार्टी एमपीज और ऑपोजिशन। तो वो ट्रस्ट बनाने के लिए यूके का मॉडल है वंस अ स्पीकर ऑल द स्पीकर। एक बार स्पीकर इलेक्ट हो गया, उसको फिर पॉलिटिकल पार्टी छोड़ देनी चाहिए, फिर वो अपनी पूरी उम्र क्या रहेगा, स्पीकर रहेगा, एंड ही हैज नॉट टू फाइट द इलेक्शंस एवरी टाइम। तो पॉलिटिकली क्या हो गया है, थोड़ा इनएक्टिव हो गया है इंसान। वो स्पीकर है तो वो स्पीकर कितना काम करेगा, विल नॉट बी एक्टिव इन पॉलिटिक्स। पर इंडिया में क्या है, स्पीकर इज द पॉलिटिशियन हु इज फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, एंड उसके कारण वो रूलिंग पार्टी को एडवांटेज देता है। इससे ऑपोजिशन का ट्रस्ट और कम हो जाता है। तो एक तो ये है। दूसरा है ऑपोजिशन को फिक्स टाइम दो। जैसे प्राइवेट मेंबर बिल को डिस्कस करने के लिए ओनली फ्राइडेज आर गिवन, तो ट्राई टू इंश्योर कि इसके लिए थोड़ा ज्यादा टाइम और दिया जाए। और ऑपोजिशन टाइम फिक्स होना चाहिए कि एलोकेट फिक्स डेज फॉर ऑपोजिशन लेड डिबेट्स, जैसे कि यूके में है ऑपोजिशन डेज, ताकि ऑपोजिशन का ट्रस्ट और बन जाए। कंसेंसस बिल्डिंग के लिए गवर्नमेंट ऑपोजिशन कोऑपरेशन फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन वेरी इंपॉर्टेंट। कोई पॉलिसी है, ऑपोजिशन को उसमें इन्वॉल्व करो ताकि ऑपोजिशन का भी ट्रस्ट बने। पॉलिसीज आर फॉर बोथ, चाहे वो ऑपोजिशन पार्टी के लोग हों चाहे वो रूलिंग पार्टी के लोग हों। एवरी पॉलिसी इज गोइंग टू इंपैक्ट एवरी सिंगल इंडिविजुअल इन द कंट्री, तो ट्राई टू हैव अ कंसेंसस ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑपोजिशन कोऑपरेशन। और जो एथिक्स कमेटी है, जो पार्लियामेंट की बहुत सारी कमेटीज हैं, उसमें एक कमेटी है एथिक्स कमेटी है। उस एथिक्स कमेटी है, प्रिविलेज कमेटी है। उस एथिक्स कमेटी को अच्छे से काम करने के लिए इंश्योर करें कि स्ट्रेंथ करें उसको, ताकि अकाउंटेबिलिटी मेंबर्स की बढ़ सके। एथिक्स मतलब देयर आर सर्टेन रूल्स एंड मोरल्स और द वैल्यूज दैट यू हैव टू फॉलो फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो उसको एथिक्स कमेटी को स्ट्रांग करेंगे तो जो डिस्ट्रप्शंस हो रही हैं बेवजह वो बंद हो जाएंगी, ताकि लोगों की अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके। सीटिंग डेज को कह रहे हैं कि बढ़ाएं, 60 to 70 हैं आजकल, 120 से 140 करें, क्योंकि अगर सीटिंग डेज ही डबल हो जाएंगे तो टाइम बढ़ जाएगा, तो ऑपोजिशन को अपने आप ज्यादा टाइम मिल जाएगा। तो यू कैन इंश्योर दैट थिंग ऑल्सो। उसके बाद आता है डिफाइंड डिसरप्शन। भाई एक होती है इंटरप्शन, एक होती है डिसरप्शन। जो पार्लियामेंट के रूल्स है ना, रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, देन ट्राई टू डिफाइन दोज थिंग्स देयर कि भाई क्या होती है डिसरप्शंस और क्या होती है इंटरप्शंस। इन दोनों के बीच में गैप आपका क्लियर होना चाहिए।
और सबसे बड़ी जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि आप इन दिनों को बढ़ा के कितना कर दें, 120 से 140 कर दें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है आपकी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है मोशन थ्रेशोल्ड। रिक्वायर 20 to 30% ऑफ एमपी सपोर्ट टू इनिशिएट मोशंस। आजकल मोशंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए मेंबर्स की रिक्वायरमेंट बड़ी कम है, 10% ऑफ एमपीज या 50%, 50 एमपीज बोल दें, इसको बढ़ा के 20-30 कर दो, ताकि मोशंस इंट्रोड्यूस करते हुए ही यू शुड हैव अ काइंड ऑफ सपोर्ट ऑफ द हाउस ऑफ 20-30%, सो दैट ऐसी वेग मोशंस को एक्सेप्ट ना किया जाए। अब जो नेशनल कमीशन फॉर द रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिकमेंडेड दिस रिफॉर्म कि लोकसभा का 120, राज्यसभा का 100 दिन होना चाहिए, लेजिस्लेचर का छोटियों का 50 और लार्ज का 90, एज अंबेडकर वार्नड इवन अ साउंड कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन मेंशन दिस कोट इन एवरीवेयर in polity answer, but try to ensure जहां पे भी constitution पे question mark create हो, write this statement: even a sound constitution is futile if those who work it act irresponsibly. The recurring decline in productivity signals the need for deeper parliamentary reforms, including a code of conduct, more sitting days, and rules to distinguish disruptions for interruptions. अब next is coalition government in India. अब 2024 की जो सरकार बनी वो coalition बनी थी। अब क्वेश्चन आ जाता है coalition government के फायदे नुकसान और बताएं इसको कैसे डील करें। पर आप देखेंगे, मैं आपको आइडिया दे देता हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाए। कोalition गवर्नमेंट से आपको कई बार लगता है कि जो कोalition गवर्नमेंट है, दैट गवर्नमेंट इज बेसिकली अ coalition of different political parties, and it is very difficult to pass bills during the coalition government because you have to take into account each and every player of the coalition to pass a bill. But coalition government लगती ऐसी है कि यहां पे काम करना मुश्किल होगा। पर आप देखेंगे इंडिया में जो भी रिफॉर्म्स आए हैं, मेजर रिफॉर्म्स, 1991 का रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, या हमारे में जो 2000 के बाद रिफॉर्म्स आए हैं, हमारे सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स आ रहे हैं, ये सारे रिफॉर्म्स आ ही तब हैं व्हेन देयर वाज अ कोalition गवर्नमेंट एट द सेंटर। कोalition गवर्नमेंट का मतलब है यू हैव अ कंसेंसस ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। It does not always make the process difficult, it can also make the process easy because consensus building becomes very important, and coalition government allows to build that consensus. In reality, in practicality, if you see, the major reforms came during the time of coalition governments, not during the time of when the one single party was enjoying the majority in the house. अब coalition government इंडिया में 2024 में आई है। 2014 में इलेक्शन हुए, 19 में हुए, तो दोनों इलेक्शंस में a one single party BJP was getting the majority, the number that was required to form the government. But in 2024, government short of a few seats, so he had to sign a kind of a coalition with the two regional parties. अब उसी के लिए क्वेश्चन आता है, दो तरह के अलायंस होते हैं, एक होते हैं प्री इलेक्शन अलायंसेस और एक होते हैं पोस्ट इलेक्शन कोalitions. पार्टीज फॉर्म कोalitions बिफोर इलेक्शंस, कि आप इलेक्शन होने से पहले ही आपने कोalition बना ली, जैसे कि एक कोalition होती है, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस है, हमने इंडिया अलायंस बनाया था, तो प्री इलेक्शन कोalition है। एक होती है आपने पहले इलेक्शन लड़े, कांग्रेस ने, बीजेपी ने इलेक्शन लड़े और बाद में वो एनडीए का पार्ट बन गया। तो कई एनडीए का पार्ट पहले ही होते हैं, कई बाद में बनती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स। पार्टीज नेगोशिएट टू फॉर्म द गवर्नमेंट आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट। पर इससे क्या लेना हमें, पर ये समझ लें, जब भी व्हेन यू राइट एनीथिंग, ट्राई टू राइट टू इंश्योर कि भाई 1977 में फर्स्ट कोalition गवर्नमेंट जनता पार्टी एट यूनियन लेवल केम, फिर 1989 में, 1999 में, 2002 में, 1999 टू 2004 में क्या थी, एनडीए आई थी, became the first coalition government to have successfully completed a 5-year term. Or the era of coalition politics started in 1989. हमें इससे क्या लेना, हमें आता है पहले सिग्निफिकेंस एंड चैलेंजेस ऑफ कोalition गवर्नमेंट। ये एक टॉपिक आ सकता है पॉलिटी में कोalition गवर्नमेंट को लेके, इसमें समझ के रखें इसको, इस टॉपिक को। अब इसका जो पहली बात आती है कि भाई व्हाट आर द सिग्निफिकेंस। पहला सिग्निफिकेंस है ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन। भाई व्हेन रीजनल पार्टीज हैव अ से इन द नेशनल गवर्नमेंट, इट इंश्योर ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन। तो पहला टॉपिक आता है वो आता है ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन, डिवर्स इंटरेस्ट एंड रीजन्स, fostering inclusive policies. That's why I'm saying कि in case of coalition government, consensus building becomes easy, not always difficult. Of course, difficult भी हो सकता है। For example, आप देखेंगे कि जो हमारी वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है, उसने तीस्ता वाटर डिस्प्यूट जो है हमारा बांग्लादेश के साथ, वो कभी हमने सॉल्व नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द stand of the West Bengal government, and at that time when Congress was trying to resolve the dispute, West Bengal government was basically a partner of Congress government and center.
तो उनके कारण हम साइन नहीं कर पाए, बिकॉज उनका कहना था कि अगर ऐसा करेंगे तो हम आपकी सपोर्ट को छीन लेंगे, आपकी सरकार गिर जाएगी एट सेंट्रल लेवल। इट कैन हैपन ऑल्सो, बट यू हैव टू थिंक इन बोथ वेज। चेक्स एंड बैलेंसेस, पार्टनर्स कर्ब अथॉरिटेरियनिज्म एंड हास्टी डिसीजंस। अगर कोalition गवर्नमेंट है तो आपको, अब बिहार की जो रीजनल पार्टी है, यहाँ जो हमारी साउथ इंडिया की रीजनल पार्टी है जो बीजेपी के साथ कोalition में है, तो अब उनको, आपको उनका से भी सुनना पड़ता है, तो आप अथॉरिटेरियन कम हो जाते हैं, बिकॉज पावर इज नाउ विद डिफरेंट पावर सेंटर्स, नॉट जस्ट एट द सेंटर लेवल। कंसेंसस बिल्डिंग बिकम्स इजी। रोल ऑफ लोकसभा, इट एनहांसेस डिबेट एंड अकाउंटेबिलिटी। जितनी ज्यादा पावर सेंटर ज्यादा होंगे, उतनी क्या होगी, अथॉरिटेरियन कम होंगी, उतनी डिबेट्स, अकाउंटेबिलिटी, कंसेंसस ज्यादा होगा, एंड इट विल प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, बिकॉज नाउ रीजनल पार्टीज विल बिकम पार्ट ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट। तो इससे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भी फायदा होता है। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का आइडिया and the idea of consensus building as well as broader representation, these all will be in the significance part of the coalition governments. Now challenges are there. For example, political instability will always be there. गवर्नमेंट बनी, आपका किसी ने सपोर्ट छीन लिया, आपकी सरकार गिर गई, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है। इन एनडीए गवर्नमेंट इन 1998 13 महीने बाद गिर गई थी, बिकॉज divergent interest causes disagreements between the coalition partners. पॉलिसी पैरालिसिस बोला जाता है, स्लो डिसीजन ड्यू टू कंसेंसस बिल्डिंग। कुछ हद तक ठीक है, बिकॉज लेफ्ट पार्टीज विड्रॉ फ्रॉम यूपीए 1 ओवर इंडो यूएस न्यूक्लियर डील इन 2008। 2008 में हमने पॉलिसी इंडो यूएस की न्यूक्लियर डील हुई, तो बहुत सारी लेफ्ट पार्टीज हैं जो यूएसए को नेगेटिव सेंस में देखती हैं, बिकॉज दे बिलीव कैपिटलिज्म इज अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ जो हमारे बुर्जुआ क्लास इज अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ प्रोलिटेरिएट है या वर्किंग क्लास है। तो उनको लगता है हमें यूएस के साथ न्यूक्लियर डील साइन नहीं करनी चाहिए। तो पॉलिसी पैरालिसिस हो जाता है व्हेन ऑल द पार्टीज, कोalition पार्टनर्स आर नॉट ऑन द सेम पेज। मायोपिक डिसीजन मेकिंग होती है। फ्रीक्वेंट कोalition शिफ्ट्स हिंडर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज। कॉम्प्रोमाइज ऑन आइडियोलॉजीज, पार्टीज dilute कोर बिलीफ्स टू सस्टेन कोalitions। आपकी पार्टी आई इस आइडियोलॉजी पे, पर आपको कोई एक और पार्टनर है जो सपोर्ट कर रहा है, तभी आप पावर में हैं। वो किंग मेकर बन गया एक तरह का। तो फिर आपकी आइडियोलॉजी क्या होती है, कोर तो रहती है, कोर आइडियाज भी डिल्यूट होने स्टार्ट हो जाते हैं। रीजनलिज्म, बिकॉज रीजनल पार्टीज बिकेम मोर डोमिनेंट, तो अपना सन ऑफ द सॉइल आइडिया को प्रमोट करती हैं। फॉरेन पॉलिसी, कोalition डायनामिक्स, वो तीस्ता वाटर डिस्प्यूट 2011 वाला एग्जांपल बताया, बहुत सारी डायनामिक्स को इंपैक्ट करती है। तो फॉरेन पॉलिसी हो, पॉलिसी पैरालिसिस हो, कॉम्प्रोमाइज ऑन आइडियोलॉजीज हो, मायोपिक डिसीजन मेकिंग हो, या फिर हमारा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, सारी चीजें प्रमोट करती है कोalition गवर्नमेंट। इसको डील कैसे करें, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स बताए जाते हैं। 4 स्टेप प्रोसेस है दैट कैन बी मेंशन इन द आंसर। बड़े अच्छे नंबर आ सकते हैं इससे। पहला है इसमें, द फर्स्ट थिंग इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। हमें ये होना चाहिए जो भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो वो तभी पास हो जब तुम्हारे पास वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी हो। आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास की, उसका कोई मतलब नहीं है अनलेस और अनटिल आप कॉन्फिडेंस मोशन पास करके सरकार बना रहे हैं। constructive vote of no confidence requiring simultaneous alternative leader proposal in the form of confidence motion, so that if the one government falls, others should be able to form the government. Mandate fresh elections if coalition parties realign mid-term. अब coalition politics थी, उन्होंने realignment की, तो आपको मिड टर्म इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, फ्रेश इलेक्शन करवाने पड़ेंगे अगर कोalition गवर्नमेंट चेंज होती है। तो ऐसा नहीं है कोalition गवर्नमेंट बनी, सरकार बन गई, उसके बाद उनका क्या हुआ, अलाइनमेंट चेंज हो गया, तो लोगों को फिर दोबारा मैंडेट देना पड़ेगा। इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, एस्टैब्लिश मैकेनिज्म फॉर इलेक्टिंग लोकसभा लीडर एज प्राइम मिनिस्टर इफ देयर आर कोalition ऑफ पार्टीज। तो फिर उसके लिए प्रोसेस होना चाहिए, जो कहां लिखा होना चाहिए, पूरा का पूरा प्रोसेस लिखा होना चाहिए इन द कॉन्स्टिट्यूशन और इन रूल्स, सो दैट उसको फॉलो किया जाए। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। रिक्वायर रेगुलर पब्लिक रिपोर्ट्स ऑन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम प्रोग्रेस एंड कोalition इम्पैक्ट असेसमेंट फॉर मेजर पॉलिसीज। long-term strategies, leverage interstate council and नीति आयोग for non-partisan national policy formulation। तो बस रीजनल पार्टीज आ रही हैं, कोalition गवर्नमेंट बन रही हैं, बने, कोई गलत नहीं है, पर ट्राई टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। ऐसा ना हो कि कोalition गवर्नमेंट्स कॉम्प्रोमाइज करके नेशनल डेवलपमेंट प्रमोट नहीं कर रही हैं, बस अपनी पॉलिटिकल पॉलिटिक्स में उलझी हुई हैं। There are 2 types of politics, one is called development politics and another one is called as political politics. If you are focusing your 90% time on political politics, not developmental politics, then it is not in the interest of public. So try to ensure coalition government is a political compromise. It should be done, but keeping in mind the overall objective of development should not be harmed.
तो उसको ध्यान में रख के काम करें। तो उसके लिए बता दिया है स्टेप भाई, अगर बीच में आपको कोalition डायनामिक्स चेंज करने हैं तो दोबारा से इलेक्शन करवाएं, क्योंकि लोगों ने आपकी कोalition गवर्नमेंट को एक बार सपोर्ट किया है, उसके बाद आप बीच बीच में अपना अलाइनमेंट चेंज नहीं कर सकते। लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाएगा कि गवर्नमेंट पावर के कारण कोalition कर रही है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजीज और नेशनल डेवलपमेंट। आया समझ में? तो अपॉर्चुनिटिस्टिक पॉलिटिक्स बन जाती है रेदर देन डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स, ये ध्यान में रखें। अब आता है एंटी डिफेक्शन लॉ एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये बड़ा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एंटी डिफेक्शन लॉ एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब इसको समझने के लिए चीज समझें कि जो स्पीकर है इसके पार्टीजनशिप को लेके क्वेश्चन मार्क क्रिएट होते हैं। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्कस द फंक्शनिंग ऑफ स्पीकर, कि क्या क्या वो रोल प्ले करते हैं, क्या क्या उन्होंने रोल प्ले किए हैं, एंड व्हाट आर द इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शनिंग ऑफ स्पीकर, वो भी आपको बताना पड़ेगा। अब जो 10th हमारा जो शेड्यूल है दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ। 52nd अमेंडमेंट 1985 में हमने संविधान को अमेंड किया और एंटी डिफेक्शन लॉ इंक्लूड किया। उस टाइम क्या हुआ था, एमपीज वर स्विचिंग द पार्टीज जस्ट फॉर द पॉलिटिकल एडवांटेजेस, जस्ट फॉर द पॉलिटिकल करियर्स, विदाउट थिंकिंग कि भाई लोग क्या सोचेंगे। आप एक पार्टी से आए, लोगों ने आपको वोट डाला, लोगों ने आपको उस पार्टी से बिलोंग करने के लिए वोट डाला होगा ना, आपके आइडियोलॉजी के लिए वोट डाला होगा, पर बाद में आपने देखा कि भाई पावर तो दूसरी पार्टी में जा रही है तो मैं भी उधर शिफ्ट कर जाता हूं, तो लोग बोलेंगे कि ये बंदा हमारा रिप्रेजेंटेटिव है या खुद का रिप्रेजेंटेटिव है, तो दैट थिंग विल इंपैक्ट द ट्रस्ट ऑफ पीपल, और यहां पे प्रमोट होगी जो मनी एंड मसल पावर, बिकॉज जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है इट इज ऑल अबाउट मनी एंड मसल पावर। आप देखते हैं जब इलेक्शन होते हैं तो कैसे एमपीज को रिसोर्ट में बंद किया जाता है ताकि वो पार्टी स्विच ना कर सके। अब इस एंटी डिफेक्शन लॉ को रोकने के लिए हम लेके आए कि देयर विल बी सर्टेन ग्राउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ कैन बी अप्लाइड। पहला है, अगर कोई बंदा इलेक्ट होता है, उस इलेक्शन के बाद अगर वो कोई पॉलिटिकल पार्टी चेंज करता है, दैट पर्सन विल बी डिस्क्वालिफाइड। इफ द नॉमिनेटेड मेंबर joins any political party, so that person can do within 6 months. If any independent member joins any political party, that person will be disqualified. और एक और हो जाता है कि अगर मान लो 2/3 मेंबर, एक और होता है, ये 3 तरह डिस्क्वालिफिकेशन होती है। एक डिस्क्वालिफिकेशन किसकी है, अगर आप कुछ ऐसा करते हैं कि आप इंडिपेंडेंट मेंबर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रहा है, वो डिस्क्वालिफाइड है। नॉमिनेटेड मेंबर अगर 6 महीने के बाद कर रहा है तो वो डिस्क्वालिफाइड है। और अगर इफ यू वोट अगेंस्ट द पार्टी डायरेक्शन, तो वो भी क्या हो जाएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। और या फिर आप क्या करते हैं, अपनी पार्टी आगे चेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एंटी डिफेक्शन। बट कई जगह नहीं लगता है, जैसे कि स्पीकर है वो पावर में आने के बाद पॉलिटिकल पार्टी छोड़ सकता है और दोबारा पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकता है, प्रोवाइडेड जब वो ऐसा कर रहा है तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा, बिकॉज ये पर्पस है कि वो क्या हो जाएगा, पार्टीजन हो जाएगा। तो स्पीकर आके पार्टी छोड़े, दोबारा पार्टी जोड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस स्पीकर इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। तो वहां पे एक्सेप्शन दी हुई है स्पीकर को लेके कि स्पीकर कैन गिव अप द मेंबरशिप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी टू विच इट बिलोंग्स, और बाद में ज्वाइन भी कर सकता है, पर बाकियों के लिए ऐसी एक्सेप्शन नहीं है। एक होती है अगर 2/3 मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी मर्ज विद एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी, फिर डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। मतलब आप होलसेल डिफेक्शन लॉ नहीं लगाएंगे, रिटेल पे लगवा देंगे। और पहले था कि अगर 1/3 मेंबर अलग भी हो रहे हैं तो वो अलग हो सकते हैं, अब वो नहीं है। अब स्प्लिट का प्रोविजन नहीं है, मर्जर का प्रोविजन है, या पढ़ते हैं प्री में। पर एक केस था, कौन सा, क्योतो होलोवन वर्सेस जचिलू केस। उसमें इसने बोला कि जो भी एंटी डिफेक्शन लॉ है जो ये लग रहा है, ये सिर्फ 4 केसेस पे लगना चाहिए, कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, मनी बिल एंड जो हमारा प्रेसिडेंट एड्रेस होता है। बाकी चीजों से सरकार गिरने वाली नहीं है, तो वहां पे एंटी डिफेक्शन लॉ ना लगे, वहां पे एमपीज को अपनी बुद्धि लगाने दीजिए। पर इन 4 केसेस में सरकार के हिसाब से बुद्धि लगानी पड़ेगी या पार्टी के हिसाब से बुद्धि लगानी पड़ेगी। तो कहने का मतलब इन क्योतो होलोवन केस बोला था कि एंटी डिफेक्शन लॉ इन 4 चीजों पे लगना चाहिए, बाकियों पे ना लगे। और कोर्ट शुड हैव द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू इंटरवीन इफ द स्पीकर डिलेज एक्शन। इफ स्पीकर डिलेज एक्शन, मान लो एक होता है ना कि भाई एंटी डिफेक्शन लॉ लगाता कौन है, इंप्लीमेंट कौन करता है, कि कौन डिस्क्वालीफाई करता है, स्पीकर के पास पावर होती है। एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर स्पीकर डिस्क्वालीफाई, तो इस केस में बोला कि स्पीकर अगर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं कर रहा है फॉर एनी रीजन और वो डिले हो रहा है, तो उस पर जुडिशियल रिव्यू लग सकता है। और दूसरा, कर्नाटका एमएलए डिस्क्वालिफिकेशन केस कंसीडर ट्रांसफरिंग डिस्क्वालिफिकेशन पावर्स फ्रॉम स्पीकर टू एन इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल, ताकि स्पीकर जो पार्टीजन है वो ना काम करे, एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल है जिसमें कोई भी पार्टीजनशिप ना हो।
अब एक चीज आती है एंटी डिफेक्शन लॉ को लेके, आर्गुमेंट्स इन फेवर एंड आर्गुमेंट्स इन अगेंस्ट। तो पहली चीज जो आती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है कि एंटी डिफेक्शन लॉ से क्या आती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है। इसमें मनी पावर का यूज नहीं होता, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होती, तो करप्शन को कर्व करता है, रिस्पेक्ट करता है लोगों के, वोटर्स के जो पब्लिक ट्रस्ट है उसको अपहोल्ड करता है, लोगों के मैंडेट को रिस्पेक्ट करता है। अदरवाइज तो जो पर्संस हैं, मेंबर्स हैं, एमपीज हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। अगेंस्ट क्या है कि आपने एमपी को फ्री विल नहीं दी है, डिबेट और डिस्कशन क्या हो जाएंगे, लिमिट हो जाएंगी, पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, एंड इट वॉलेट्स द आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। It is against the democratic ethos of representatives of people are turning into the party puppets. It hinders change because it blocks innovative ideas. वही जो आइडिया जेएस मिल्का की इनफेलेबिलिटी ऑफ जो आइडियाज हैं कि मेरा आइडिया सुप्रीम है, बाकी को ना बोलने दिया जाए, तो इट हिंडर्स द चेंज बिकॉज इट ब्लॉक्स इनोवेटिव आइडियाज। अब जब ये भाई एंटी डिफेक्शन लॉ के फायदे हैं, नुकसान है, बहुत सारी चीजें हैं। जब वैकेंसी होती है किसकी, डिप्टी स्पीकर की, तो डिप्टी स्पीकर भी क्या करता है, स्पीकर की तरह काम करता है। तो सुप्रीम कोर्ट वांट द स्पीकर ऑफ तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली अगेंस्ट डिलेइंग एक्शन अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ, कि बहुत दूर से ये पेंडुलम पड़ा है। लॉन्ग टर्म वैकेंसी सिंस 2019 टू द ऑफिस ऑफ डिप्टी स्पीकर पॉइंट्स टू कॉन्स्टिट्यूशन अनॉमली। तो दो इशू हैं, एक तो एंटी डिफेक्शन लॉ का जो केस तुम डील नहीं कर रहे हो बहुत देर से, वो भी क्या है, जुडिशियल रिव्यू और उसका प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। और एक जो आप कह रहे हो कि डिप्टी स्पीकर की पोस्ट क्या है, खाली पड़ी है, इट इज ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल अनॉमली। अब मुझे एक चीज सिंपल सी बताओ, ये आपके फेवर और अगेंस्ट में पॉइंट आ गए, इसमें 3-4 पॉइंट और भी लिख सकते हैं आप, पर जो वैकेंसी इशू विद वैकेंसी क्या है डिप्टी स्पीकर की, सेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रोसीजरल पावर विद इन द स्पीकर। अब भाई स्पीकर के पास पावर होती है, पर अगर स्पीकर कई बार क्या होता है, एब्सेंट होता है, तो डिप्टी स्पीकर वो काम करता है, अगर वेकेंट होता है तो भी डिप्टी स्पीकर काम करता है। अब सारी पावर किसके पास कंसंट्रेट है, स्पीकर के पास, और स्पीकर जनरली रूलिंग पार्टी का होता है। आफ्टर द 10th लोकसभा वो डिसाइडेड कि स्पीकर होगा रूलिंग पार्टी का और डिप्टी स्पीकर ऑपोजिशन का। तो ऑपोजिशन के डिप्टी स्पीकर के आने से थोड़ी बहुत और ऑपोजिशन का ट्रस्ट बढ़ जाता है। इट मे साइडलाइन द पॉलिटिक्स ऑफ इंक्लूसिविटी एंड कंसेंसस, डिसरिगार्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। तो अभी कह रहे हैं कि भाई तुम एक काम करो, जैसे स्पीकर के बिना तो लोकसभा नहीं चल पाती है, तो जैसे स्पीकर आया उसके विद इन सर्टेन 60 डेज एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाओ कि डिप्टी स्पीकर भी अपॉइंट होना चाहिए। और हमें पता है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की जो पोजीशन आई थी 1921 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर आई थी। उस टाइम का नाम होता था प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट, बाद में चेंज किया गया। इसका जो इलेक्शन होता है डिप्टी स्पीकर का, इसको कौन इलेक्ट करता है, इसकी डेट को नोटिफाई करता है कौन, स्पीकर नोटिफाई करता है। रेजिग्नेशन और रिमूवल कौन करता है, ये स्पीकर को ही देता है। ड्यूटीज 95 में लिखी हुई हैं, बट मेन चीज ये है कि डिप्टी स्पीकर का काम क्या होता है, स्पीकर वाला काम ही होता है व्हेन स्पीकर इज नॉट अवेलेबल। अब हमें जो मेन चीज लेनी है पेपर में, वो एंटी डिफेक्शन लॉ पे डायरेक्ट आ सकता है, क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। अब आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर। पहले तो ये फैक्ट क्लियर हो भाई, कितनी परसेंट वुमेन हमारी लेजिस्लेचर में है। तो 18th लोकसभा में 74 वुमेन, election of 74 women is a slight dip because earlier 78 women were there in 17th लोकसभा। वुमेन कम हो रही हैं। विन रेट कितना था, 9.7%। हाईएस्ट इन 17th लोकसभा 14.4%। वुमेन मेंबर्स 14.05% राज्यसभा में, ग्लोबल एवरेज इज 26%। तो इंडिया में वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट इज लेस देन ग्लोबल एवरेज। अब सिग्निफिकेंस क्या होता है वुमेन रिप्रेजेंटेशन का, चैलेंजेस क्या क्या हैं और हम क्या एफर्ट हमने लिए हैं। अब मुझे बताओ सिग्निफिकेंस क्या है कि जब वुमेन हमें एज पर द स्टडी एक्स स्टडी 2019, एज पर दिस स्टडी कि जहां पे भी वुमेन लेजिस्लेचर ज्यादा है, वो लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूएंसी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देन मेल काउंटर पार्ट, बिकॉज एज पर certain understanding also कि women also has this habit of using the resources very efficiently। वहाँ वेस्टेज का कंसेप्ट नहीं है, वहाँ थोड़ा सा प्रोपोर्शनैलिटी का कंसेप्ट है, ये मेल काउंटर पार्ट में नहीं है, तो वहाँ पे रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होता है। तो यहाँ पे देखा कि अगर ऐसा कर लेंगे तो हो जाएगा। वुमेन अकाउंट फॉर 50% ऑफ पॉपुलेशन। अगर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगी तभी क्या होगी, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होगी। तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इज अ फंडामेंटल थिंग, उसी के कारण इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी हो सकती है। और वुमेन बहुत ही कम लेस चांसेस है वो क्रिमिनल होंगी, तो हमारा जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है उस पर कौन चैलेंज करेगा,
वुमेन चैलेंज करेगा एज पर ऑक्सफोर्ड स्टडी। पर चैलेंजेस टू वुमेन रिप्रेजेंटेशन पहला आता है सोसाइटल प्रेशर। भाई सन मेटा प्रेफरेंस है। इकोनॉमिक थ्योरी ने बोला था कि आजकल अनवांटेड फीमेल चाइल्ड बढ़ रहे हैं बिकॉज मेल करने के लिए जब तक कोई मेल चाइल्ड नहीं होता है जेंडर, तो बंदा फीमेल का फीमेल को मारता नहीं है, फीमेल फिटिसाइड नहीं हो रहा है, पर वो अनवांटेड है। पर फीमेल हुई मान लो दो, मेल के चक्कर में फीमेल्स हो रही हैं, तो फीमेल्स अनवांटेड हो जाती हैं, उन पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है जस्ट बिकॉज यू वांट अ मेल बेबी चाइल्ड। तो उस सेंस में उसे बोल देते हैं सन मेटा प्रेफरेंस। तो सोसाइटल में मेल डोमिनेटेड पेट्रियार्की सन मेटा प्रेफरेंस हो रहे हैं, तो फैमिली ऑब्लिगेशंस हैं, तो उसके कारण वुमेन लेजिस्लेचर में नहीं जाती हैं बिकॉज माना जाता है किसका काम है, मेल का काम है। और इनफैक्ट मेल में भी उसका काम है जो कि थोड़े से ज्यादा के हैं, जो वैल्यू सिस्टम जिनका क्या है, ज्यादा डोमिनेटिंग है, या जो रूल्स को कम फॉलो करते हैं, जहां पे मनी और मसल पावर है, वो जाते हैं पॉलिटिक्स में, बाकी तो नहीं जाते हैं। और मेल में भी ऐसा होता है, तो छोड़ दें मेल और फीमेल की बात। फिर आता है स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेजेस। इलेक्शन कैंपेन्स आर कॉस्टली, टाइम कंज्यूमिंग एंड मार्ड बाय इनएप्रोप्रिएट कमेंटिंग, हेट स्पीचेस। तो अगर इलेक्शन के टाइम पे स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेज हैं, हेट स्पीच हो रही है, जेंडर पे अटैक हो रहे हैं, मसल पावर का शो हो रहा है, तो वहां वुमेन वैसे नहीं जीत पाएंगी। इंटरनलाइज पेट्रियार्की, वुमेन देमसेल्व्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय पेट्रियार्कल नॉर्म्स, फॉर एग्जांपल सरपंच पति। तो हमारे पास रिजर्वेशन दे रखी है हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, पर वुमेन आर नॉट डिमांडिंग देयर राइट्स बिकॉज दे हैव इंटरनलाइज्ड द पेट्रियार्कल सिस्टम। हम नारी शक्ति वंदन अभियान भी लेके आए हैं, जिसमें 1/3 ऑफ सीट्स इन वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज इंक्लूडिंग दिल्ली रिजर्व की गई हैं। कहां पे, लोकसभा में एंड स्टेट असेंबलीज में, नॉट इन राज्यसभा। राज्यसभा में कोई भी रिजर्वेशन नहीं है समझने की बात, क्योंकि राज्यसभा इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स नॉट पॉपुलेशन। Mandated 1/3 representation in panchayat and municipalities, 73rd and 74th amendment. So, जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है टारगेट 5.5 टॉक्स अबाउट पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिकल एंड पब्लिक डिसीजन मेकिंग। तो कहने का मतलब क्या है, दीज 3 थिंग्स यू कैन मेंशन व्हेन यू टॉक अबाउट कि कौन कौन से स्टेप लिए गए हैं। सबसे अच्छी बात है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5.5। यहां तक समझ में आया? तो कल हम स्टार्ट करेंगे इससे नेक्स्ट टॉपिक जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्राइवेट मेंबर बिल। कैसे, अगर ये टॉपिक स्टैंड अलोन नहीं भी आएगा, पर दिस कैन बी एडेड इन द टॉपिक जहां पे पार्लियामेंट की बात हो रही होगी। तो वी विल स्टार्ट विद द प्राइवेट मेंबर बिल इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो। थैंक यू सो मच।